तो मेवाड़ का इतिहास में हमने शुरू की 2 क्लासों में पहले तो उनकी जो बेसिक जानकारी थी, कौन से वंश का शासन था, क्या क्या भौगोलिक विस्तार था, ये सब कुछ जाना। फिर हमने राजा स्टार्ट किए, तो पहला राजा पढ़ा बप्पा रावल, उसके बाद पढ़ा अल्लट। आज हम तीसरा राजा पढ़ते हैं, वो थे जैत्र सिंह। मेवाड़ के जो तीसरे राजा बने वो जैत्र सिंह थे। तो जैत्र सिंह के बारे में पढ़ेंगे आज, उनका रिवीजन करेंगे। इनका जो शासन काल है 1213 से 1253 ईस्वी। जयत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1253। मेवाड़ का नवशक्ति संचारक कहा जाता है। जयत्र सिंह को मेवाड़ का नवशक्ति संचारक कहा जाता है, ये बात भी याद रख लेना। फिर जयत्र सिंह के समय की एक महत्वपूर्ण युद्ध है, महत्वपूर्ण घटना है, भूताला का युद्ध। कब हुआ? तो 1227 में। भूताला कहाँ पर पड़ता है? तो भूताला उदयपुर में एक जगह पड़ती है। किन के मध्य हुआ? एक तो जयत्र सिंह पढ़ रहे हैं हम, तो जयत्र सिंह आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने। तो भूताला का युद्ध हुआ 1227 में जयत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के मध्य। इल्तुतमिश कौन था? आप सबको पता है, दिल्ली का सुल्तान हुआ है। जयत्र सिंह युद्ध जीत जाता है। यहाँ पर इल्तुतमिश की सेना को हार का सामना करना पड़ा। जब इल्तुतमिश की सेना जयत्र सिंह से भूताला के युद्ध में हार जाती है, तो जो भागती हुई सेना थी वो नागदा को लूट लेती है। नागदा बीच में पड़ता था, अतः जो भागती हुई सेना इल्तुतमिश की, उसने नागदा लूट लिया था। ये भी याद रखना कि इल्तुतमिश की आप सबको पता है कि जब बप्पा रावल 734 में मेवाड़ का राजा बना, तो नागदा को उसने राजधानी बनाया था। उसके बाद जब अल्लट राजा बने, तो अल्लट ने नागदा को सब सेंटर के रूप में राजधानी बनाया था। जो उनकी जो जो है कैपिटल राजधानी थी वो अहड़ थी। मेन राजधानी थी जो अल्लट की वो नागदा थी, लेकिन जो सब सेंटर खुला था वो अहड़ था। 1227 में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की भारतीय सेना ने नागदा को लूट लिया था। तब जयत्र सिंह ने वापिस आता है, तो देखता है कि नागदा लूटा पड़ा है। अतः उसने सोचा कि मैदान के अंदर हम राजधानी नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी आक्रमण कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। अतः पहाड़ पर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है। चित्तौड़ में उस समय परमार का शासन था, परमार वंश था। तो चित्तौड़ में परमारों को भगाकर, चित्तौड़ से परमारों को भगाकर चित्तौड़ को राजधानी बनाता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जयत्र सिंह शासनकाल है 1213 से 1253। मेवाड़ का नवशक्ति संचारक कहा जाता है। भूताला का युद्ध, भूताला उदयपुर में जगह पड़ती है, 1227 में होता है। जयत्र सिंह इल्तुतमिश के मध्य, इसमें जयत्र सिंह युद्ध जीत जाता है। इल्तुतमिश की सेना को हार का सामना करना पड़ता है। इल्तुतमिश की जो भागती सेना थी, जो भागती आर्मी थी, वो नागदा को लूट लेती है। जब जयत्र सिंह वापस आता है, तो देखता है कि नागदा लूटा पड़ा है। अतः जयत्र सिंह चित्तौड़ जाता है, पर परमारों को भगाकर चित्तौड़ को राजधानी बनाता है।
जयद्रथ सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का जयद्रथ सिंह का शासनकाल जो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है, जो मिडेवल स्थिति मेवाड़ की, उसका जो गोल्डन एरा था, जो गोल्डन पीरियड था, वो कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जयद्रथ सिंह के बारे में, इतनी ही जानकारी, और ज़्यादा जानकारी तो है नहीं। जो मोस्ट जानकारी थी वो यही थी। जो इस युद्ध का वर्णन है, ध्यान रखना भाई, भूताला युद्ध का जो वर्णन है, एक राइटर हुए जैन इतिहासकार, जैन राइटर जय सिंह सूरी। इनकी जो किताब है हमीर मद मर्दन, भूताला युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में मिलता है। इसमें जो हमीर शब्द का प्रयोग है वो इल्तुतमिश के लिए आया है। अर्थात जयद्रथ सिंह ने हमीर अर्थात इल्तुतमिश का घमंड को मर्दन अर्थात घमंड को तोड़ दिया था। इसका अर्थ यहाँ ये हो जाता है। तो भूताला युद्ध का वर्णन है जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में मिलता है। जो इसमें जो हमीर शब्द का प्रयोग है वो इल्तुतमिश के लिए है, ये भी याद रखना। वास्तव में जो जय सिंह सूरी है, जो गुजरात में जगह पड़ती है धोलका, गुजरात के धोलका, वहाँ का कोई राजा था वीर धवल, उनके दरबार में था। याद रख सकते हो, रख लेना, नहीं कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि भूताला युद्ध का जो वर्णन है वो जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जयद्रथ सिंह शासनकाल है, टाइम पीरियड 1213 से 1253, मेवाड़ का नव शक्ति संचारक कहा जाता है। इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो भूताला का युद्ध है। 1227 में होता है जयद्रथ सिंह इल्तुतमिश के मध्य। इसमें जयद्रथ सिंह युद्ध जीत जाता है। इल्तुतमिश की जो भारतीय सेना नागदा लूट लेती है, अतः जयद्रथ सिंह चित्तौड़ से परमारों को भगाकर चित्तौड़ को राजधानी बनाता है। जयद्रथ सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। भूताला युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में मिलती है। इसमें जो हमीर शब्द का प्रयोग है इल्तुतमिश के लिए आया है। आगे चलते हैं। देखो, जयद्रथ सिंह के बाद जो अगले राजा बने वो बने तेज सिंह। इनका टाइम पीरियड याद रख सकते हो, तो रख लेना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। तो जयद्रथ सिंह 1213 से 1253 तक तो वो राजा रहे। तो 1253 से 1273 तक ये तेज सिंह जी राजा रहे चित्तौड़ के। इनके बारे में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है नहीं, ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है नहीं। इनके समय के जो दो तीन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो पहली जानकारी है, तो इनके शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण नामक ग्रंथ की रचना हुई। मोस्ट चीज़ है श्रावक प्रतिक्रमण श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र ग्रंथ की रचना हुई। इनकी रानी थी जयतल देवी। इनकी रानी जयतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी याद रखना भाई।
जय तेज सिंह जी की जो रानी थी जयतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी उपाधि, तेज सिंह जी की जो उपाधि है बहुत बड़ी उपाधि है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। तीन चीज़ें और कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं तेज सिंह जी के बारे में। पहली जानकारी कि इनके शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र ग्रंथ की रचना हुई। इनकी जो रानी थी जयतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी जो उपाधि है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। और कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो आगे चलते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके बाद जो राजा बने वो बने रतन सिंह। इनका शासनकाल 1 वर्ष का शासनकाल, 1302 से 1303 तक इस मात्र 1 वर्ष का शासनकाल है। फिर रतन सिंह के बारे में आप सबको पता है कि इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वह है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। रतन सिंह जी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था भाई। कब किया था? 1303 में। कोई पूछेगा आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब मेवाड़ का शासक कौन था, तो रतन सिंह जी थे। क्या कारण थे आक्रमण किया, तो भाई क्या कारण थे? तो जो पहला कारण है वो है अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, अर्थात वह अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। दूसरा कारण है चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व। व्यापारिक महत्व के अंदर आप रख सकते हो कि चित्तौड़ अपने जो दिल्ली से मालवा और गुजरात के रास्ते में पड़ता था, जहाँ पर जो व्यापार का जो आदान प्रदान होता था, उस कारण से भी जो चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व था। सामरिक में चित्तौड़ का किला बहुत ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ था, बहुत बड़े एरिया में रैम्पार्ट था, चारों तरफ दीवारें थी, रहने के और खेती के पानी के पर्याप्त साधन थे। लंबे समय तक आप प्रजा को रख सकते हैं। अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो सामरिक महत्व भी था। फिर तीसरा कारण आक्रमण का कि 1299 में समर सिंह ने, जो रतन सिंह जी थे, उनसे जो पहले राजा बने, रतन सिंह जी के पिताजी थे समर सिंह। इनके बारे में मैंने बताया नहीं क्योंकि ज़्यादा जानकारी है नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में। 1299 में समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से गुजरात जाने पर, गुजरात आक्रमण के समय टैक्स लिया था भाई, या मार्ग कर। ये भी एक बड़ा कारण है कि 1299 में समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से गुजरात आक्रमण के समय टैक्स लिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात आक्रमण करने पर गया था, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए गया था, तो जब चित्तौड़ के भूभाग से होकर निकला तो जो मेवाड़ के राणा थे वो समर सिंह थे, तो समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स लिया था, उसके बाद जाने दिया था। तो ये भी प्रतिष्ठा का सवाल था अलाउद्दीन खिलजी के लिए कि चित्तौड़ के एक राजा ने टैक्स लिया था। अतः ये भी एक कारण माना जाता है कि इस कारण से भी रतन सिंह के ऊपर चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर चौथा कारण है, आप सब
जानते हो पद्मिनी जो रतन सिंह जी की पत्नी थी, तो पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था वो पद्मिनी की सुंदरता की वजह से। तो ये भी एक कारण है कि जो रतन सिंह थे उनकी जो रानी थी पद्मिनी बेहद सुंदर थी, और अलाउद्दीन खिलजी उनको प्राप्त करना चाहता था, इसलिए भी आक्रमण किया। ये चार कारण है अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवादी शासक होना, चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व। 1299 में रतन सिंह जी के पिताजी थे समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से गुजरात आक्रमण के समय टैक्स लिया था, मार कर लिया था, अतः ये भी एक कारण माना जाता है युद्ध का। आगे चलते हैं। जब आक्रमण किया तो चित्तौड़ का पहला शाखा होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, तो चित्तौड़ का पहला शाखा किया जाता है। चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था? तो 25 अगस्त 1303। रतन सिंह और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। शाखे में दो चीज़ होती है, मैं समझा देता हूँ एक बार। शाखा एक चीज़ होती है जौहर, एक चीज़ होती है केसरिया। जौहर कौन करता है? तो जौहर स्त्रियाँ करती है, जो राज परिवार की जो रानियाँ होती है, महिलाएं होती है, वो करती है। तो जौहर किया जाता है महिलाओं द्वारा, और केसरिया किया जाता है, सॉरी, केसरिया किया जाता है पुरुषों द्वारा, और जौहर किया जाता है महिलाओं द्वारा। महिलाएं जौहर में फायर बात कर लेती है, अग्निस्नान कर लेती है। जब कोई बाहरी आक्रमण करता है, जब पराजय की स्थिति होने पर महिलाएं अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देती है, उसे जौहर कहा जाता है। केसरिया युद्ध की स्थिति में, जब हार की स्थिति में, जब लगता है राजा को, उनके जो सैनिकों को ये लगता है कि अब सामने से लड़ेंगे तो हारेंगे, जीतने का कोई चांस नहीं मिलता है, चांस नहीं दिखता है, हारी एक मात्र एक दिखता है कि वह हारना ही पड़ेगा, तो उस स्थिति में राजपूत जो वीर होते हैं वो केसरिया वस्त्र धारण करते हुए वो युद्ध में वीरता के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। इनका जो कंबाइंड फॉर्म है, जो जौहर और शाखा, इसकी जो सम्मिलित रूप है वो शाखा कहलाता है। तो रतन सिंह के साथ गोरा बादल, रतन सिंह और गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया किया गया। जौहर को पद्मिनी ने लीड किया भाई, जौहर पद्मिनी पद्मिनी तथा अन्य 1600 रानियों के साथ। केसरिया किया अपने रतन सिंह ने, उनके साथ गोरा बादल ने केसरिया किया। जौहर को जो लीड किया था, जो नेतृत्व किया था, वो पद्मिनी, और उनके साथ अन्य 1600 रानियां महिलाओं ने जौहर किया। जब अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चलता है, जब वह युद्ध जीत जाता है, जब उसको जब पद्मिनी के बारे में पता चलता है कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है, चित्तौड़ में कोई भी नहीं बचा है, तब यहाँ पर वो 30,000 लोगों पर नरसंहार करा देता, कत्लेआम। 30,000 जो प्रजा थी, जो मासूम जनता थी, 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था भाई। हम आगे पढ़ेंगे कि ये चित्तौड़ पर में दो कत्लेआम किए थे, एक तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, एक जो आगे हम पढ़ेंगे, तो दूसरा जो कत्लेआम किया था वो 30,000 लोगों का वो अकबर ने करवाया था। तो एक बार और देख लेते हैं। चित्तौड़ का पहला शाखा 25 अगस्त 1303 को रतन सिंह तथा गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। जौहर, पद्मिनी तथा अन्य 1600 रानियों के साथ जौहर किया गया। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर 30,000 लोगों का नरसंहार करवा देता है, 30,000 लोगों को कटवा देता है। आगे चलते हैं।
जलालुद्दीन खिलजी युद्ध जीत जाता है, चित्तौड़ प्राप्त कर लेता है, तो चित्तौड़ का जो प्रशासक है वो अपने पुत्र चित्तौड़ का प्रशासक अपने पुत्र खिजर खां खिजर खां को सौंप देता है, चित्तौड़ का प्रशासक बना देता है और चित्तौड़ का नाम बदलकर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है कि भाई आज से खिजर खां चित्तौड़ को आबाद करेगा, इसलिए चित्तौड़ का नाम कर देता है खिजराबाद। काफ़ी समय तक खिजर खां के पास चित्तौड़ रहा था, लगभग 9 साल तक, 1312 तक खिजर खां के पास रहा चित्तौड़। जब इतने सालों तक खिजर खां यहाँ पर रहे तो खिजर खां ने भी कुछ कार्य करवाए। तो गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण और एक मकबरे का निर्माण करवाया। गंभीरी नदी पर पुल तथा एक मकबरे का निर्माण कराया। इसकी जो जानकारी है कि खिजर खान ने यहाँ पर गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया और मकबरे का निर्माण करवाया, इसकी जानकारी है। यहाँ पर एक दरगाह है, दाहिबी पीर की दरगाह। दाहिबी पीर की दरगाह में एक लेख लगा हुआ है, वहाँ से जानकारी प्राप्त होती है कि खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया और एक मकबरे का निर्माण करवाया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि जो इसकी जो जानकारी वो दाहिबी पीर की दरगाह में जो लगे लेख से मिलती है। फिर कालांतर में खिजर खान भी चला गया, तो उसके बाद मूछाला मालदेव सोनगढ़ के पास ये किला रहा। मालदेव सोनगढ़ अपने जालोर के जो राजा हुए कानरदेव सोनगढ़ का भाई था। मालदेव सोनगढ़ को भी यहाँ के जो स्थानीय लोगों द्वारा मार दिया गया, तो मालदेव सोनगढ़ को भी स्थानीय लोगों द्वारा मार दिया गया। ये भी चित्तौड़ का प्रशासक रहा। जो चित्तौड़ के जो आक्रमण है, जो 25 अगस्त 1303 को हुआ, जो साका जो अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण की जो जानकारी है, एक इतिहासकार हुए अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतूह। या फिर इसका एक नाम और मिलता है तारीख ए अलाई। इसमें मिलता है जो अलाउद्दीन खिलजी की जो आक्रमण किया 1303 में, जो चित्तौड़ में जो पहला साका होता है, जो उसकी जो जानकारी वो अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फुतूह, तारीख ए अलाई इसका दूसरा नाम है, उसमें वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। और ये अमीर खुसरो ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। अमीर खुसरो भी आक्रमण में शामिल था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। फिर रतन सिंह रावल साका का अंतिम राजा था। तो रतन सिंह रावल साका के अंतिम राजा थे। ये भी याद रखना कि रतन सिंह जी रावल साका के अंतिम राजा थे। इसके बाद जो राजा बनेंगे वो कहीं ना कहीं राणा या महाराणा अपने नाम के आगे लगाएंगे, उनका जो टाइटल होगा वो राणा या महाराणा होगा। अब तक जो राजा बड़े थे उनका जो टाइटल था वो रावल था, रावल रतन सिंह। अतः रावल रतन सिंह रावल साका का अंतिम राजा थे। इनका एक भाई था कुंभकर्ण, वो नेपाल चले गए थे।
तो नेपाल में गुइल वंश की स्थापना की होगी। ये नेपाल चले गई था, आप नॉर्मल याद रखना बस। अगर कोई पूछे कि भाई रतन सिंह का कौन सा भाई जो नेपाल चला गया था, तो कुंभकर्ण। जब हमने शुरू की क्लासेस देखी, तो शुरू में जो हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की, तो जो हमने 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 जो शाखाएं पढ़ी गुइल वंश की 24 शाखाएं थी, उनमें जो 4-5 शाखाओं को जो नाम लिखे थे, तो उनमें जो एक नाम था वो नेपाल का भी नाम लिखा था। तो कहीं ना कहीं नेपाल में भी गुइल वंश का शासन था या संबंधित रहे होंगे। आगे चलते हैं, एक बार इसे रिविजन कर लेते हैं। देखो 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का जो पहला शाखा हुआ था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का जो प्रशासक है खिजर खां को बना देता है और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। 1312 तक लगभग खिजर खां के पास ये किला रहा। खिजर खां ने गंभीर नदी पर पुल का निर्माण करवाया तथा एक मकबरे का निर्माण करवाया। इसकी जो जानकारी दहेबी पी की दरगाह में लगे विलेज से मिलती है। फिर कालांतर में यह किला मालदेव सोनग्रा के पास रहा। मालदेव सोनग्रा को भी स्थानीय लोगों द्वारा मार दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की जो आक्रमण की जो जानकारी है, जो चित्तौड़ की जो पहले शाखा की जानकारी है, वो खजाइन उल फुतूह तारीखी किला में मिलती है। अमीर खुसरो भी आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से शामिल हुआ था। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम राजा था। रतन सिंह के जो भाई थे कुंभकर्ण, वो नेपाल चले गए थे। पद्मिनी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। पद्मिनी तो पद्मिनी अपने सिंगल द्वीप, आज का जो उसका नाम श्रीलंका है, तो सिंगल द्वीप के राजा जो राजा थे गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी पद्मिनी। सिंगल द्वीप आज का जो वर्तमान जो श्रीलंका है, वहाँ के जो राजा थे गंधर्व सेन तथा चंपावती की पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि रतन सिंह जी को एक तोता था, हीरामणि तोता। हीरामणि तोते के माध्यम से पद्मिनी की सुंदरता के बारे में पता चला। हीरामणि तोता के पीछे पीछे रतन सिंह जी जो श्रीलंका सिंगल द्वीप पर चले गए थे और वहाँ से शादी करके विवाह करके पद्मिनी को लेकर आ गए थे। रतन सिंह जी के दरबार में एक विद्वान रहते थे राघव चेतन। जो उनकी जो कुदृष्टि थी वो कहीं ना कहीं पद्मिनी के ऊपर थी। तो इस चीज़ का पता चला रतन सिंह जी को कि राघव चेतन जो मेरा जो मंत्री है, जो मेरा जो पुरोहित है, उसकी जो कुदृष्टि है वो कहीं ना कहीं मेरी रानी पद्मिनी के ऊपर है। अतः राघव चेतन को रतन सिंह जी राज्य से निष्कासित कर देते हैं, बेइज्जत करके। वो राघव देव निष्कासित होकर, बेइज्जत होकर, शत्रु का शत्रु हमेशा दोस्त होता है, और अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाते हैं। तो ये पद्मिनी की जो बारे में जो सुंदरता की जानकारी वो अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेतन ने दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था। तो राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। तो इस वजह से भी उसने आक्रमण किया होगा, ऐसा भी माना जाता है। फिर हमारे जो राजस्थानी इतिहासकार है या फिर जो जनश्रुति है, वो कहती है कि भाई जो पद्मिनी थी वो कोई सिंगल देव की राजकुमारी नहीं थी, वो तो अपनी जो पुगल की राजकुमारी थी। तो देखो आगे चलते हैं। जो जनश्रुति है उसमें जो पद्मिनी को पुगलगढ़ की राजकुमारी बताया है। वो दोहा प्रचलित है कि पुगलगढ़ की पद्मिनी पुरानी सिरमौर जैसलमेर जन्म लियो परनीगढ़ चित्तौड़। पितु पुगलगढ़ की राजकुमारी है, पुनपाल भाटी करके इनके पिता का नाम हुआ करता था। ऐसा माना जाता है उस समय जो पुगल था वो जैसलमेर रियासत का भाग था। इनको जो पिताजी थे उनको पुगल की तो जागीर मिली थी, सामंत थे पुगल के। जैसलमेर में उनका जन्म हुआ था और जो विवाह हुआ था वो रतन सिंह के साथ चित्तौड़ में हुआ था। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो पद्मिनी थी वो अपनी जो पुगल की राजकुमारी थी। सच्चाई कितनी है इस बारे में हमको पता नहीं है, याद रख लेना। तो रतन सिंह जी थे, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखो रतन सिंह जी के बारे में,
जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही है कि इनके समय में जो चित्तौड़ का जो पहला शासक हुआ था 25 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और रतन सिंह गोरा बादल के नेतृत्व में क्या नाम है केसरिया किया गया। जौहर का नेतृत्व पद्मिनी और अन्य 1600 रानियों के साथ जौहर किया गया। राघव चेतन ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी से जाकर कहा था। हीरा मणि तोते के माध्यम से क्या नाम रतन सिंह जी सिंगल द्वीप चले गए थे, पद्मिनी से विवाह करके आए थे। इस जो चित्तौड़ की जो पहले शाखा की जानकारी है वो अमीर खुसरो की पुस्तक खजानुल फतूह या तारीख की लाइन में मिलती है। साके के बाद चित्तौड़ का जो प्रशासक है अलाउद्दीन खिलजी खिजर खां को बना देता है। खिजर खां ने यहाँ पर एक गंभीर नीति पर पुल तथा बेड़े